हमारे बीच में डॉक्टर नीलकंठ जी हैं एनसीईआरटी से। मेरा अनुरोध है नीलकंठ जी से कि वे आएं और श्री अरविंद और राष्ट्रीय चेतना के संबंध में अपने विचार रखें। नीलकंठ जी। आज के इस सम्मेलन में इस सत्र की अध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैडम और प्रोफेसर सत्यकेतु जी तथा माननीय मंच, साथ ही यहाँ उपस्थित तमाम विद्या और ज्ञान सुधीजन, आप सबके प्रति आभार और सम्मान प्रकट करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। इस विषय पर महर्षि अरविंद जी के संदर्भ में बोलने के लिए मुझे लग रहा था कि बहुत वर्षों से ये ड्यू था, इंतज़ार था, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बगल में ही महर्षि जी का आश्रम है। जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो अरविंद मार्ग है, और जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ विपिन जी ने महर्षि अरविंदमय कर रखा है इस पूरी दिल्ली को। जगह जगह इस सम्मेलन के लोग बिखरे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि एक सम्मेलन हो रहा है जहाँ पर पूरे देश से लोग जुटे हैं और ज्ञान विज्ञान की तमाम बातें अरविंद जी के संदर्भ में हो रही हैं। तो निश्चित रूप से विपिन जी और विश्व हिंदी परिषद साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा दिव्य आयोजन किया है, और एनसीईआरटी को भी एक अवसर प्राप्त हुआ कि इस सम्मेलन के साथ जुड़कर सहयोग करके इस तरह के अकादमिक कार्यक्रम को सहयोग दे, और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि इस तरह का सहयोग, इस तरह के तत्वावधान में कार्यक्रम करते रहें। मैं कल से ही अलग अलग विषय पर सुन रहा हूँ और अरविंद जी के संदर्भ में, महर्षि अरविंद के संदर्भ में मेरे ज्ञान में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी यहाँ आते हुए मैं सोच रहा था, मुझे एक पंक्ति याद आ रही थी कि कहना था सो कठवा कह गयो, अंधरा कहो सो छूटी। कठवा मतलब तुलसीदास। अंधरा कहो सो छूटी, बचो खुचो सो कबीरा कह गयो, अब जो कहो सो झूठी। तो अरविंद जी के संदर्भ में लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, कही जा चुकी हैं, लेकिन मेरे मन में जो एक मुख्य बात कौंध रही है कि किसी भी विषय पर, चाहे तुलसीदास हों, चाहे कबीरदास हों, चाहे अरविंद जी हों, इन पर हम आज के समय में क्यों चर्चा करते हैं, उनके दर्शन के संदर्भ में क्यों बातचीत की जाती है। और तब एक ही सवाल उठता है कि तुलसीदास आज भी रास्ता दिखाते हैं, कबीरदास आज भी रास्ता दिखाते हैं, रविंद्रनाथ आज भी रास्ता दिखाते हैं, और अरविंद जी आज भी हम लोगों की संस्कृति में, दर्शन में मौजूद हैं। इसलिए समीचीन है, इसलिए प्रासंगिक है कि हम उन पर चर्चा करें। मैं जिस संगठन से हूँ और जिस कार्य में जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी भाषा में ज्ञान विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें तैयार होती हैं, और मैं उसी संदर्भ में अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखूँगा कि अरविंद जी मातृभाषा की वकालत करते थे, और वो जिस सोच के व्यक्ति थे, जिस दर्शन को वो प्रश्रय देते थे, वो स्व से प्रारंभ होकर स्वदेश, स्वराज, स्वभाषा और उनके तमाम दर्शन में समाहित हो जाता है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्थानिक होकर भी वैश्विक चिंता करते थे। राष्ट्र के साथ साथ उनके यहाँ आपको मानव की चिंता भी दिखाई पड़ेगी। तो
निश्चित रूप से जो स्वाधीनता आंदोलन और उससे पहले, जिसे हम नवजागरण कहते हैं और कुछ लोग पुनर्जागरण का भी नाम देते हैं, उस समय 2-3 तरह के विचारक पैदा हुए जो अलग अलग क्षेत्रों में गए। कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई दर्शन के क्षेत्र में, कोई अन्य क्षेत्र में गया। और ये 2 सभ्यताओं के टकराव से जो विमर्श पैदा हुआ, उस विमर्श का प्रतिफल था। और उस विमर्श में आप जानते हैं कि औपनिवेशीकरण और जो पश्चिमी सभ्यता थी, उससे जब टकराहट हुई तो हमारे यहाँ के जो बौद्धिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि क्या हमारा अतीत, क्या हमारी परंपरा गौरवशाली नहीं है। जब मैकाले ने अपना अभियान चलाया तो सांस्कृतिक टकराहट के पश्चात लोगों ने सोचना प्रारंभ किया। तो बहुत सारे लोग तो खोजने के लिए अतीत में गए और अतीत में ही रह गए। बहुत सारे लोग जो औपनिवेशीकरण के कारण अवसर पैदा हुए, उन अवसरों में ही फंस कर रह गए। लेकिन कुछ बौद्धिक लोग थे जिन्होंने उस समय ये तय किया कि हमारी परंपरा, जैसा कि अभी पूर्व की वक्ता बोल भी रही थी, कि हमारी परंपरा, हमारा अतीत गौरवशाली है, था, रहा। हमारे यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, रामायण, महाभारत, बुद्ध, शंकराचार्य, तुलसीदास, कबीरदास से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और वर्तमान तक ये परंपरा चलती है, जो संभवतः लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी टूटी है। यह अखंड परंपरा है जो चलती रही है। और इसको पहचाना महर्षि अरविंद जैसे लोगों ने, और भी उस समय के कई दार्शनिक थे जिन्होंने पहचाना, और वो अतीत में भी गए और अतीत के गौरव का इस्तेमाल उन्होंने वर्तमान में किया, मौजूदा समय में किया। और इस प्रकार से उन्होंने वर्तमान के लिए, स्वाधीनता आंदोलन के लिए और आज तक हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए एक ऐसा दर्शन दिया जिसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो असल विचारक वही लोग थे नवजागरण के दौर के, चाहे विवेकानंद हो, जिन्होंने अपनी परंपरा को भी अपनाया और गर्व के साथ एक सोच, एक चिंतन हम लोगों के समक्ष रखा और दिया। इस संदर्भ में 2-3 बातों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, खास करके मातृभाषा और हिंदी के संदर्भ में। हिंदी और मातृभाषा के संबंध में लोगों को कुछ बातें लगती हैं, जो अरविंद जी ने भी जिनका उल्लेख किया, महर्षि मातृभाषा में शिक्षण की बात करते हैं, और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी और इससे पहले की नीतियां भी उल्लेख करती रही हैं, त्रिभाषा सूत्र की भी का भी उल्लेख करती रही हैं, और मातृभाषा की भी चर्चा बार बार कि मातृभाषा में शिक्षण सर्वश्रेष्ठ शिक्षण होता है। अपनी भाषा में अपनी बात को कहना, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं जानता कि वास्तविक आंकड़े क्या हैं, लेकिन जो बिल्कुल प्रत्यक्ष मुझे दिख रहा है वो ये दिखता है कि अगर मैं मैथिली भाषा भाषी हूँ और मैं अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, दरअसल भाषा संस्कृति की वाहिका भी है, और मैं कहूँ तो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के प्रबलतम माध्यमों में से एक है भाषा। तो मेरी भाषा अगर भोजपुरी है, मेरी भाषा अगर मैथिली है, तो मैं अगर किसी तरह अपनी भाषा और संस्कृति को बचा भी ले रहा हूँ, तो मेरी अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ये आंकड़े भविष्य में आएंगे और बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 1 से 2 पीढ़ी के अंदर हमारी मातृभाषाएं, बहुत सारी मातृभाषाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अगर आप 1 और 2 पीढ़ी का भी भविष्य आगे देखें और उसे अपने समक्ष रखें, तो आप ये शायद महसूस कर पाएंगे कि हमारे बच्चे और हमारे बच्चे के बच्चों में शायद ये स्थिति पैदा ना हो। दूसरी बात ये समझने और समझाने की आवश्यकता है महर्षि अरविंद जी के हवाले से कि इस देश में, इस राष्ट्र में
जो भी लोग वैश्विक स्तर पर जाने जाते हैं वो सब अपनी अपनी भाषा और संस्कृति की जमीन पर खड़े हुए लोग हैं। चाहे वो महर्षि अरविंद हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे सूरदास हों, कबीरदास हों, और आप रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद तक चले आएं। प्रेमचंद जितने स्थानिक हैं उतने ही वैश्विक हैं। क्यों? स्थानिक, लोकल और ग्लोबल होने में कोई अंतर विरोध नहीं है। लोग ये सोचते हैं, मतलब ऐसा भ्रम होता है कि लोकल होना ग्लोबल होने का बाधक है। जो सच्चा लोकल है, मुझे तो कई बार यही लगता है कि वही सच्चा ग्लोबल भी हो सकता है। अगर आप अपनी भाषा, राष्ट्र और संस्कृति की जमीन पर खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं तो छोटे से छोटे आंधी तूफान में भी आप उड़ जाएंगे। कोई भी प्रवाह आएगा और बहा कर ले जाएगा। वैसे ही लोग जो कुछ डीकोलोनाइजेशन की बात की जाती है, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये महसूस होगा कि हम लोग डीकोलोनाइज्ड हुए, मेंटली डीकोलोनाइज नहीं हुए। मानसिक रूप से, भौतिक रूप से तो गया पर मानसिक रूप से नहीं गया। और लोगों ने भाषा के संदर्भ में, जो लोग इस डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया को रेसिस्ट कर रहे थे, प्रतिरोध कर रहे थे, उन्होंने भाषा भ्रम पैदा किया। भाषा भ्रम कैसा? इस देश में 2-3 भाषा भ्रम चल रहे हैं। हम सब लोग जानते समझते हैं इतना कि अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अपने क्षेत्र के शब्दों को अभिव्यक्त करने के लिए मातृभाषा हिंदी या भारतीय भाषा से श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। अगर इस देश में आप इतिहास में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी भाषा में कहने में सबसे सुविधा होगी, तब किसी अन्य भाषा में कहने में सुविधा होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मिथकीय कहानियां भी अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। शिवा ट्रायोलॉजी आमिष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विषय था कि शिव पर, उस मिथकीय कहानियों पर, भगवान पर, ईश्वर पर लिखते तो संस्कृत और हिंदी के शब्दों का उपयोग करते हुए लिखते। लेकिन वो चले गए कहाँ? अंग्रेजी में। ये हम सब के लिए सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कोई जब इतिहास लिख रहा होता है, कोई जब भूगोल लिख रहा होता है अपने क्षेत्र का, क्यों अंग्रेजी में लिखता है, हिंदी में क्यों नहीं लिखता है? क्या वो पहले ग्लोबल होना चाहता है फिर लोकल होना चाहता है? समय की थोड़ी सी सूचना है तो मैं इसको संक्षिप्त करता हूं, जिस विषय पर मैं मूल आना चाह रहा था। क्योंकि समय कम हो तो मितभाषी होना ही वक्ता का सबसे प्रमुख गुण माना जाता है। तो 2-3 बात जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था कि भाषा को लेकर के कुछ भ्रम है, त्रिभाषा को लेकर के भी और भी भाषाओं को लेकर के भी। एक तो ये कि लोग बराबर ये अफवाह फैलाते हैं और कहते हैं कि चूंकि एक भारतीय भाषा दूसरी भारतीय भाषा के साथ संपर्क नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। यहाँ मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा। मेरा ये नहीं कहना है कि आप अंग्रेजी मत पढ़िए, जानिए, खूब पढ़िए, लेकिन एक भाषा के रूप में, संस्कृति और शासन प्रशासन की भाषा के रूप में नहीं। तो एक भ्रम ये फैलाया गया कि लिंग्वा फ्रैंका, संपर्क की भाषा अगर कोई है तो वो
अंग्रेजी है, जबकि ऐसा है नहीं। अंग्रेजी का इतिहास ही कितना पुराना है अगर आप देखेंगे तो। क्या उससे पहले हम संपर्क नहीं करते थे? क्या उससे पहले हम लोग धार्मिक गतिविधि नहीं करते थे? क्या हम व्यापारिक गतिविधि नहीं करते थे? सारी गतिविधियां होती थी इससे पहले भी और इसके बाद भी होती रही। लेकिन ये एक भ्रम है जो फैलाया गया। वास्तविकता ये है कि भारतीय भाषा के 25 से 30% शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। इनकी व्याकरणिक संरचना आपस में मिलती जुलती है और एक भाषा वालों के लिए दूसरी भाषा को सीखना बहुत आसान है। इसलिए हिंदी भारतीय भाषाओं के साथ एक शक्तिशाली भाषा है, अलग से नहीं। हिंदी दिवस के साथ मैं तो कहता हूँ भारतीय भाषा दिवस भी मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी के साथ उन सहोदरी भाषाओं का भी वो दिवस है। हिंदी अपनी भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ ही शक्तिशाली भाषा है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि मार्केट की बाजार की भाषा अंग्रेजी है। अगर आप सचमुच में डाटा आंकड़ा देखेंगे, ये तो आंकड़े की बात है, तो हिंदी के अखबार, हिंदी के सीरियल, हिंदी के फिल्म, हिंदी का बाजार, आपको कहीं दूसरा मार्केट नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन लोग ये अफवाह फैलाते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं भाषा को लेकर कि संभवतः अंग्रेजी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। इस देश में इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए अंग्रेजी हो सकती है, लेकिन देसी ट्रांसफ़र 90-95% है, उसके लिए तो एक ही भाषा हो सकती है, हिंदी या भारतीय भाषाएं। जहां हिंदी से काम चले वहां हिंदी, बाकी जगह भारतीय भाषाएं। तो ये बातें हैं। तो ये सब कुछ ऐसे भ्रम हैं जिसके कारण जितना नुकसान हिंदी का भाषा के रूप में नहीं हुआ, उससे अधिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का नुकसान हुआ है। आप जैसे ही भारतीय भाषाओं से कटे, अपनी परंपरा से कटे, भाषा संस्कृति और ज्ञान की वाहिका है, तो आप उस ज्ञान विज्ञान के एक प्रमुख क्षेत्र से कट गए। तो जितना नुकसान भाषा का है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इस देश का हुआ है। और उससे भी ज़्यादा नुकसान अगर मैं कहूँ तो अगर किसी एक चीज़ का हुआ है तो वो लोकतंत्र का हुआ है। आप अपनी भाषा में ही न्याय ले सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अपनी भाषा में संपर्क कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। कोई भी वोट मांगने या देने की परिस्थिति जब पैदा होती है तो अंग्रेजी में नहीं बोलता, सब अपनी भाषा में बोलते हैं और अपनी भाषा में ही होते हैं। तो मेरा कहना और मानना है कि न्याय हैंग टिल डेथ नहीं होना चाहिए, सामने वाले की समझ में होनी चाहिए। कोई ऑर्डर निकाला जाए तो सामने वाले की समझ में आने चाहिए कि क्या है ये ऑर्डर। तो ये सब जो भाषा के भ्रम हैं वो बनाए गए एक खास समय में और किसी खास कारण से। इसके लिए विस्तार से विश्लेषण की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूंगा आप लोगों के समक्ष। यूपी में ये बात चलती है, उत्तर प्रदेश में, कि वहाँ पर लोग अपनी अपनी भैंसों को बचाने के लिए गले में घंटी बांधते हैं कि कोई अगर चुरा ले तो उस घंटी की आवाज़ के पीछे पीछे उसका मालिक उसको पहचान ले और पहुँच जाए। लेकिन जो चुराने वाले हैं वो तो ज़्यादा तेज होते हैं, वो तो सामान्य नहीं होते हैं, ज़्यादा दिमाग वाले। तो वो करते क्या कि भैंस भी चुराते हैं, घंटी निकाल लेते हैं और एक व्यक्ति भैंस को लेकर जाता है और दूसरी दिशा में कोई घंटी बजाता हुआ भागता है। जो मालिक है उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो जाने वाला। तो हमारी मूल चीज़ गायब हो जाती है। और ये जो भाषा भ्रम, सांस्कृतिक भ्रम हम लोगों के समक्ष फैलाया जाता है, जिसमें बच्चे हमारे हेलोवीन मनाने लगते हैं, जिसमें बच्चे हमारे जन्मदिवस, वैलेंटाइन और पता नहीं कौन कौन से त्यौहार मनाने लग जाते हैं और उसके पीछे घंटी की आवाज़ में भागने लगते हैं और हमारी मूल चीज़, मूल भाषा, परंपरा और संस्कृति कहीं पीछे छूटती चली जाती है। तो हम सब के लिए ये ऐसा अवसर बार बार याद दिलाता है कि अरविंद जी के बहाने हम उनके स्वप्न को जिएं और इस तरह के भ्रम से बचते हुए अपनी मूल चीज़ को सुरक्षित रहें और उसको लेकर आगे बढ़ें। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।